नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार आप सभी के समक्ष फिर से आ चुका हूं। और कल हम लोगों ने देखा कि मगध में किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। और मौर्य साम्राज्य में मैंने आपको दूरधरा, हेलेना, इन सब के बारे में बता दिया। कैसे कैसे चाणक्य ने अपनी नीतियों के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को एक कुशल शासक के जैसा नेतृत्व उसको दिया, एंड कैसे कैसे उन्होंने मगध के ऊपर अपना शासन व्यवस्था को लागू किया। चलिए, इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश। और मौर्य वंश का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा आपका 321 से लेके 184 ईसा पूर्व, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बीसी। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा है इसका टाइम फ्रेम आप फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। 321 से 298 के बीच में आपके चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे। लेकिन मौर्य वंश की अगर काल की बात करें हम लोग, तो मौर्य वंश का काल होगा 321 बीसी से लेके 184 बीसी तक। इसी समय पूरा का पूरा ये प्रारूप जनरेट रहेगा और इसी समय मौर्य वंश का पूरा शासन रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा मौर्य वंश का संस्थापक जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। जस्टिन एक राइटर है और स्ट्रैबो जो चंद्रगुप्त मौर्य को एक सैंड्रोकोटस का उपाधि दिया है, विच वॉज ऑल्सो कन्फर्म्ड बाई विलियम जोन्स। जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को स्टैंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपसे बीपीएससी के पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको सैंड्रोकोटस किसने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस किसने कहा, इसकी पुष्टि किसने की है। तो जस्टिन और स्ट्रैबो जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है और इसकी पुष्टि जो है विलियम जोन्स ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लूटार्क और आर्यन हैव आइडेंटिफाइड चंद्रगुप्त मौर्य एज एंड्रोकोटस। अब जो प्लूटार्क है, प्लूटार्क और जो एरियन है, एरियन और प्लूटार्क ये भी दो मतलब इतिहासकार हैं, राइटर हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस का, एक सेंड्रोकोटस बोल रहा है, एक एंड्रोकोटस बोल रहा है, और वो कह के इसको चिन्हित कर रहा है, मतलब पहचान कर रहा है। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्याज टीचर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिक्षक है वो चाणक्य, जिसका कौटिल्य भी नाम है, और एक और नाम है इसका विष्णुगुप्त, है ना। विथ हिज हेल्प चंद्रगुप्त एस्टैब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी इन 321 बीसी। जैसा कि हम लोगों ने कल बात कर चुका है, कल का लेक्चर जो बहुत शॉर्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने, कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही आदमी हैं, इन्होंने 321 बीसी के आसपास इन्होंने उसके हेल्प से, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के हेल्प से मौर्य वंश की स्थापना की है। कहाँ पे? मगध में। चंद्रगुप्त मौर्य फाउट अ वार विथ, चंद्रगुप्त मौर्य फाउट अ वार विथ अलेक्जेंडर सक्सेसर सेलुकस निकेटर। मतलब ये बोल रहा है कि अलेक्जेंडर का जो सक्सेसर है, क्योंकि अलेक्जेंडर तो धनानंद के समय मर चुका है, और उसका जो आपका उत्तराधिकारी है उसका नाम है सेलुकस निकेटर, उसके साथ एक युद्ध लड़ा है। उसका टाइमलाइन है 305 बीसी। In the treaty signed after the war, चंद्रगुप्त received the areas of काबुल। मतलब सेलुकस निकेटर के साथ जो युद्ध हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का, उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का विजय होता है, वो जीत जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द सेलुकस निकेटर, एंड आफ्टर डिफीटिंग सेलुकस निकेटर द एरियाज ऑफ कांधार, काबुल, मकरान एंड हेरात, दीज आर द एरियाज लाइंग इन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन। हेरात, काबुल, कांधार एंड मकरान, मकरान कोस्ट इज इन द पाकिस्तान लोअर कोस्ट, उसको बोलते हैं मकरान कोस्ट। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना, ये उसको दे दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। इन रिटर्न चंद्रगुप्त गिफ्टेड 500 एलिफेंट्स टू सेलिकस। अब ये भी बहुत सारे ऐतिहासिक किताबों में हम लोगों को इसका उल्लेख मिलता है। वी फाइंड द मेंशन अबाउट द 500 एलिफेंट्स गिफ्ट टू सेलुकस निकेटर। ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया तो हराने के बाद कुछ संधि होती है, ट्रीटी होती है, एंड आफ्टर द ट्रीटी व्हाट हैपेंस, उधर से भी कुछ गिफ्ट दिया जाता है, इधर से भी दिया जाता है। तो उधर से हम लोगों को जो गिफ्ट मिला, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को जो गिफ्ट मिला था वो काबुल, कांधार, मकरान और आपका हेरात वाला रीजन मिला था, जो क्षेत्र था वो मिल गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने खुश होकर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे, बहुत अव्वल दर्जे के हाथी जो एलिफेंट्स हैं उनको दिया गया था। चलिए, यहां पे हो गया। आफ्टर द वार चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड ग्रीक प्रिंसेस हेलेना, जिसको हम लोगों ने बोला अभी, इसका एक और नाम है कॉर्नेलिया, इसको बोलते हैं हेलेना कॉर्नेलिया, इसी का नाम है दोनों। हेलेना
से शादी किया, हेलेना कॉर्नेलिया से शादी किया, जो कि डॉटर है किसका, जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी है, ठीक है, डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद है सेल्यूकस सेंट एम्बेसडर मेगास्थनीज। अब एक फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात है इतिहास को जानने के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जब जीत जाते हैं, दोनों के बीच में संधि हो जाती है, तो सम्मान के तौर पे और एक मतलब कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट या ट्रीटी के संधि के तौर पे एक जो दरबारी होता है ना, अपने दरबार में बैठाने का परंपरा रहता है। तो सेल्यूकस निकेटर का जो दरबारी था है ना, वो एम्बेसडर बन के आता है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बैठने के लिए, और उसका नाम रहता है मेगास्थनीज। और ये वही मेगास्थनीज है फ्रेंड्स जिसने, ये वही मेगास्थनीज है जिसने किताब लिखा है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका नामक किताब इसने लिखा है, ठीक है, मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज रोज इंडिका, यहां पे लिखा हुआ है, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य's empire extended up to the Hindu Kush mountain. Friends, if you will be seeing the map of India and just go through the map of Asia, you will find that, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा ही देता हूं, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये फ्रेंड्स यहां पे आपका हिमालय है ना, इस वाले रीजन में जो है ना, यहां पे पाकिस्तान वाले रीजन में दो पर्वत श्रृंखला है, एक का नाम है हिंदू कुश और दूसरा का नाम है सुलेमान रेंज। तो हिंदू कुश मतलब अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का शासन का, यहां पे फ्रेंड है अफगानिस्तान, ये वाले रीजन में अफगानिस्तान है ना, इस वाले रीजन में अफगानिस्तान है, और इस अफगानिस्तान से लेकर यहां पे हिंदू कुश वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, यहां तक, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ना, इसका एक किसके अंदर आता था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर आता था। ये फ्रेंड्स इतना बड़ा क्षेत्र है उसका, और इसीलिए कहीं ना कहीं जब आप चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, और इसी पुस्तक में पहली बार एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है उसका मतलब एक, जैसे बहुत सारे जो राजा महाराजा होते हैं ना, बहुत सारे राजा महाराजा होते हैं जिसका बहुत अनेक प्रकार का जो विस्तार रहता है, ठीक है ना, तो इसी में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है प्रणाली किस तरीके का था, है ना, और यहाँ पे किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। ऐसा इस किताब में बोला गया है कि 600 योजन है, मतलब 100 योजन, एक मिनट, 100 योजन जो होता है ना, योजन इज अ डिस्टेंस, योजन इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो बेसिकली जो 100 योजन तक जो मार कर सकता है, मतलब जो अपने एरिया को एक्सपैंड कर सकता है, उस एरिया को ही हम लोग बोलते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो एक्सपेंशन था, है ना, ये चीज है। अब यहां से एक नए प्रारूप में इतिहास जो है अलग तरीके से आगे बढ़ता है ना, और यहीं से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है नेक्स्ट, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू हिंदू कुश माउंटेन, मतलब यही जो पाकिस्तान वाले रीजन में जो हिंदू कुश माउंटेन है ना, हिंदू कुश माउंटेन तक ये पहुंच गया। कहां गया, एक मिनट चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, हिंदू कुश माउंटेन इन द नॉर्थ टू ईरान टू कर्नाटका इन द साउथ, मतलब ये बोल रहा है कि कर्नाटक वाले रीजन, आज का जो भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे, कर्नाटक से लेके उत्तर में अफगानिस्तान और इसके ईस्ट वाले रीजन में आपका पाकिस्तान का जो आपका हिंदू कुश वाला पर्वत है, ईरान तक पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ना, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र सब लेकर, ये चंद्रगुप्त के मतलब उसके था, चंद्रगुप्त के क्षेत्र के अधीन इतना सारा क्षेत्र आता था,
अब यहीं से इन द लास्ट ईयर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यज रूल मगध फेस्ड अ सीवियर फेमाइन ऑफ 12 ईयर। ये एक प्रश्न आपके बीपीएससी में आ चुका है। बीपीएससी इज आस्क्ड यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द ड्यूरिंग हुज रेन द 12 ईयर फेमाइन केम या अकर्ड। 12 साल का जो फेमाइन है कंटिन्यू 12 साल का, ये किसके समय आया था? तो ये आया है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही आया है फ्रेंड। और आपको मैं बता दूं, ये 12 साल का जो फेमाइन आया था ना, यही से बौद्ध धर्म में एक कॉन्फ्लिक्शन का जो चीज है ना, ये स्टार्ट होता है। जो भद्रबाहु और स्थूलबाहु जो हैं, दो बहुत बड़े अनुयायी थे गौतम बुद्ध के। इन्होंने क्या किया, एक जो है भद्रबाहु, ये चले गए थे कहां पे? ये चले गए थे आपके श्रवण बेलगोला, है ना। श्रवण बेलगोला जो है ये चले गए थे वहां, बुद्ध धर्म का मैं बोल रहा हूं, जैन धर्म का। और ये वहां चले गए थे और वहां से फिर ये वापस आए थे, है ना। वहां से 12 साल उधर बिताने के बाद, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से भूखमरी थी। चलिए, इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य लेफ्ट हिज थ्रोन एंड वेंट टू डू पेनेस, मतलब अपने आप को, एक नहीं होता है कि पेनेस का एक मतलब क्या कह सकते हैं, इसमें देख लेते हैं, त्याग कर, है ना, राजगद्दी त्याग कर, एक उसको विधि बोलते हैं, उस विधि का नाम मैं भूल रहा हूं। 12 वर्ष की भीषण काल पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। पेनेस का मतलब होता है तपस्या, तपस्या ही कह सकते हैं एक तरह का, कि जो लास्ट अंतिम समय जो चंद्रगुप्त मौर्य का था ना, इसने शासन अपने बेटे को दे दिया और वहां से फिर ये चला गया कर्नाटका। कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला, और श्रवण बेलगोला में इसने जाकर वहां पे त्याग कर सारा कुछ तपस्या किया और जैन धर्म को अपना लिया पूरी तरीके से, और वहीं पे इसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य की हो जाती है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बिलीव्ड इन जैनिज्म। इन 298 BC ही गेव अप हिज लाइफ बाय फॉलोइंग द जैन फास्टिंग मेथड। हाँ, संलेखना विधि जो मैं भूल रहा था, फास्टिंग, जैन धर्म के जितने भी लोग स्टूडेंट हैं बेटा, आप जान रहे होंगे कि एक संलेखना विधि होती है, कि जैन धर्म में लोग जब मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, या जो मतलब कहते हैं ना कि मतलब पिनिश, जो त्याग जो करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, लास्ट समय में वो खाना छोड़ देते हैं धीरे धीरे करके। जैसे एक रोटी खाते हैं तो आधा खाएंगे, आधा से फिर उसको और आधा करेंगे, ऐसे करते करते भूख से वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को इस तरीके से करते हैं और अपना प्राण त्याग देते हैं। इस विधि को संलेखना विधि बोलते हैं, और संलेखना विधि से ही चंद्रगुप्त मौर्य की जो श्रवण बेलगोला में जो मठ बना हुआ था, जैन मठ, वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। ये थोड़ा सा आप साम्राज्य देख लीजिए, ये मौर्य डायनेस्टी का, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का ये पूरा का पूरा मैंने बना के रखा है आपके लिए। मैंने ये फिगर डाला है इसमें ताकि आप समझ पाएं। ये वाला है फ्रेंड्स, ये कांधार है। इस वाले लोकेशन में आप देखिएगा ना, ये सेल्यूड एम्पायर है, इधर आपको नहीं जाना है। ये गिरनार है यहाँ पे, ये आपका कर्नाटका वाला जो रीजन है, ये यहां से लेके यहां तक, आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को दिखाता है। समझ पा रहे हैं आप? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को दिखाता। आप समझिए कितना प्रबल शासक रहा होगा, जिसने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पे अपना एक्सपेंशन करा है, और यहीं से एक नए पद्धति में, एक नए श्रृंखला में एक नया व्यवस्था बनता है, और इसी व्यवस्था के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो होता है वो खत्म होता है। और यहीं से फिर एक अलग जो है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका जो बेटा है उसका नाम है बिंदुसार, वो शासन प्रणाली में आएगा। तो चलिए हम लोग बिंदुसार के बारे में अब देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, बिंदुसार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बस बता देता हूं, आप ये चीज समझ लीजिए थोड़ा सा। बिंदुसार जो है, मैं आपको चंद्रगुप्त के बाद जो है वो है बिंदुसार। बिंदुसार एक कुशल शासक थे, मतलब अपने पिता के जैसा तो नहीं थे और अपने पुत्र के जैसा भी नहीं थे, लेकिन हाँ बिंदुसार एक कुशल शासक थे और आजीवक संप्रदाय का, ये इसको आप कह सकते हैं रिलीजियस पर्सन, आप इनको कह सकते हैं। और बिंदुसार जो है ना, बिंदुसार एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं आपके मगध के साम्राज्य को, मौर्यकालीन साम्राज्य को एक उत्तराधिकार की तरफ लेकर जाने का। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला गए, पूरा का पूरा जो शासन है इनके हाथ में आ गया, और इनके शासन के दौरान
बहुत सारे लोगों ने विद्रोह करने का भी कोशिश किया, तो इन्होंने जीरो रिटेलिएशन, जीरो रिटेलिएशन किया। जीरो रिटेलिएशन करने के बाद इन्होंने क्या करा, एक नए व्यवस्था में, नए प्रारूप में चीज़ों को एक नए ढंग से एक्सपैंड करने का प्रयास किया। और भारत में और भारत के बाहर भी जो आपके जो आजीवक संप्रदाय हैं उस धर्म को और मौर्य वंश के प्रशासन को भी बहुत दूर तक और बहुत अलग दर्जे में इन्होंने स्टार्ट किया। और इन्होंने अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, जो आप कह सकते हैं जिसको विस्तार का पॉलिसी बोलते हैं ना, एक्सपेंशनिस्ट, अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को भी इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक आगे बढ़ाया। और इसी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा तो लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन हाँ फिर भी उन्होंने कुछ समय तक राज किया। और राज करने के बाद अनेक धर्मों का सम्मान करते हुए आजीवक संप्रदाय को खुद फॉलो करते थे, लेकिन बाकी सारे धर्मों को भी, क्या बोल सकते हैं आप, बाकी सारे धर्मों का भी सम्मान करते थे। तो यहाँ से बिंदुसार जो है इनकी स्टोरी खत्म हो जाती है। और इसी के जस्ट बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। उनका नाम है अशोक, जो बहुत ही फेमस, अशोक जो हैं जो बहुत ही फेमस, जो आपके कह सकते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा फेमस मतलब राजा हैं। और अशोक के आगे अशोका द ग्रेट हम लोग लगाते हैं, है ना, अशोका द ग्रेट बोलते हैं इनको। तो इनका टाइमलाइन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं अशोक के बारे में कुछ यहाँ पे एक डायग्राम लेकर आया हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि चीज़ें किस तरीके से थी। देखिए, ये जितना भी मैंने ट्रायंगल बनाया है ना फ्रेंड्स, ये अब अशोक के एडिक्ट्स हैं, ये अशोक के एडिक्ट्स हैं, ये अशोक के सारे एडिक्ट्स हैं। जैसे ये देखिए, ये रामपुरवा जो आपके चंपारण में है, लौरिया अररेज, लौरिया नंदनगढ़, ये सारे चंपारण वाले रीजन में। ये दिल्ली टोपरा का है, कलसी है, लुम्बिनी है, कौशाम्बी है, धौली इंस्क्रिप्शन है, जोगड़ा है, अमरावती है, येर्रागुड़ी है, सन्नाथी है। और यहाँ पे मैंने देखिए क्या क्या है, ये रॉक पिलर्स एडिक्ट, जितना भी पिलर वाला जो है, ट्रायंगल वाला जितना भी आपको दिख रहा है ना, आप एक बार फिर से देखिए, जितना भी ट्रायंगल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, ऐसे तो टोटल जो पिलर एडिक्ट्स है वो मैंने 9 बनाया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो स्क्वायर है ना ब्लैक कलर से, मेजर रॉक एडिक्ट्स वही है। तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा कलसी में, एक आपको दिखेगा मनसैरा में, एक आपको दिखेगा साहबगढ़ी में दिखेगा, एक आपको कांधार में दिखेगा, एक गिरनार अभिलेख दिखेगा, एक सोपारा में दिखेगा, एक सन्नाथी में दिखेगा और एक येर्रागुड़ी में दिखेगा। तो ये आपका पिलर एडिक्ट्स है ना, मेजर रॉक एडिक्ट्स है। पिलर एडिक्ट्स जो ट्रायंगल वाला है, और माइनर रॉक एडिक्ट्स जो है, जो मैंने व्हाइट स्क्वायर से बनाया है, इसका नामकरण मैंने नहीं किया क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा था, इसलिए मैंने वो नहीं किया। खैर, तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। और टेरिटोरियल लिमिट्स, ये जो आपको डॉट 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 करके जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि अशोक के शासन के समय कहां तक अशोक का जो क्षेत्र था ना, वो कहां तक विस्तारित था। ये पूरा का पूरा जो है ना फ्रेंड्स, ये वाला क्षेत्र यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये अशोक का क्षेत्र है। अशोक का आप कह सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया, इतने बड़े क्षेत्र में अशोक ने राज किया। और अशोक ने अपने अंपायर को बहुत ही अलग प्रक्रिया से वो स्थापित किया और यहीं से एक व्यवस्था मतलब उत्पन्न किया। चलिए, अशोक को जानने से पहले हम लोग अशोक के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि अशोक इतने बड़े महान शासक रहे हैं। अशोक फ्रेंड इतने बड़े महान शासक रहे हैं कि अशोक जो है ना, अशोक के पूरे जीवन काल को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला है चांद अशोक, उसके बाद है काम अशोक, और उसके बाद है धम्म अशोक। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। अशोक ने जितने साल भी शासन किया, हम लोगों ने अशोक के शासन काल को क्या किया, हम लोगों ने 3 अलग अलग पहलुओं में बांट दिया, जो कि है, मैंने अलग अलग कलर से बनाया है फ्रेंड्स ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग में आपके आ जाए। चांद अशोक का मतलब है जब अशोक जो है
अपने उसमें है, जो चाइल्ड स्टेज होता है ना, चाइल्ड फेज में है, मतलब ये आपके किशोरावस्था से पहले, मतलब जवानी से पहले का जो काल है अशोक का, उसको हम लोग बोल रहे हैं चांद अशोक। इसमें अशोक एक बहुत ही साहसी, आगे की तरफ देखने वाला, बहुत मिस्चीफ कह सकते हैं, मतलब शरारती, इस टाइप का अशोक का यहाँ पे हम लोग को नेचर दिखता है। फिर अशोक का एक पहलू आता है जिसको बोलते हैं काम अशोक। जब अशोक बहुत लड़ाई वड़ाई युद्ध में जब जाने लगता है तो उस समय अशोक क्या करता है ना, बहुत इसको वो हो जाता है, घमंड हो जाता है, और इस समय ये क्या करता है, पूरी तरीके से मार काट, अहिंसा का नाम ही नहीं, एकदम हिंसा में बिलीव कर रहा है ना। और इसी समय भोग विलास की जिंदगी में जी रहा है, महिलाओं के साथ, बहुत सारे महिलाओं के साथ संबंध बना रहा है, और इसी से, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा शासक हो चुका है, सेनापति हो चुका है, और हर जगह पे जहां कहीं पे भी विद्रोह हो रहा है उसको दमनकारी नीतियों से अपना दमन कर दे रहा है, वहां पे जा जाके बहुत सारे लोगों को मार रहा है। जैसे कलिंग का जो युद्ध होगा, ये कलिंग का युद्ध जो है चांद मतलब काम अशोक का अंतिम दौर होगा, क्योंकि यहाँ पे अशोक को लगेगा कि इतना ज्यादा लोग को हम लोग बेकसूर मार दिए, बिना किसी कसूर के इतने सारे लोगों को मार देना, ये फ्रेंड्स अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला चीज था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा काम अशोक। और उसके बाद जैसे ही अशोक को फ्रेंड्स लगेगा कि नहीं, मानवता का सिद्धांत, मानवता रूपी चीजों को हम लोग को आगे करना है, और जैसे ही कलिंग का युद्ध होगा, इसको लगेगा इतना ज्यादा लोगों को हम मार दिए सिर्फ इसलिए कि हम इस देश का शासक हैं, तो इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही हृदय परिवर्तन होता है, अशोक अपने धम्म की नीतियों को लेकर आता है, और जो अंतिम दौर रहता है अशोक का, वो रहता है धम्म का। इसीलिए उसके अंतिम कालखंड को, अशोक के अंतिम कालखंड को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं धम्म अशोक। तो ये आपको याद रहना चाहिए, और इसी को थोड़ा सा आप ऐसे करके फेज में बना लें। कभी अगर ऐसा यूपीएससी वगैरह आप कभी दे और अशोक पे क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो अशोक का होगा, ये होगा चांद अशोक। चांद अशोक का ये फेज है। उसके बाद ये होगा आपका काम अशोक, और जो तीसरा और अंतिम फेज होगा वो होगा धम्म अशोक। तो ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब यहां तक अगर आप समझ गए होंगे, यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब आगे अशोक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से। अब यहां से अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अशोक एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी 4 ईयर। एक मिनट, हाँ यहां से है ना। अशोक एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ द मौर्य डायनेस्टी 4 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार, मतलब अपने बाप के 4 साल की मृत्यु के बाद जो अशोक का शासन, जो अब व्यवस्था है ना, ये पिताजी के मृत्यु के 4 साल के बाद ये बना है ना। उससे पहले ये उज्जैन का गवर्नर था, ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। इन द पुराणास अशोक हैज बिन कॉल्ड एज अशोक वर्धन। बहुत सारे पुराण में है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे पुराण जो किताब हैं, आपके ग्रंथ हैं, उन पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ मास्की, मास्की का जो अभिलेख है, और गुर्जरा ही वॉज कॉल्ड एज अशोका। देखिए, मास्की अभिलेख और जो आपका गुर्जरा अभिलेख है, इसमें अशोक को अशोक कहा गया है, और अशोक को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, और बहुत सारे अभिलेखों में इसको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू सिन्हालीज ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है कि अशोका अटेंड द थ्रोन बाय किलिंग 99 ब्रदर्स। जितने भी लोग पटना से लाइव देख रहे हैं और जितने भी लोग क्लास में हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपके पटना में एक जगह है, उसका नाम है अगम कुआं। नाम सुना है आपने? अगम कुआं, यहाँ एक मंदिर है। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, अब ये मिथोलॉजिकल स्टोरी हो सकता है या कुछ भी, कि अशोक ने गद्दी में बैठने से पहले
अपने 99 भाइयों को काट कर, मतलब मार कर, ये अगम कुआं नामक एक जगह जो है ना, यहाँ पे कुआं है, उस कुएं में डाल दिया था, और तब जाकर वो शासक बना था। समझ रहे कितना क्रूर अशोक जो है, कितना क्रूर है, आप समझिए। इस दृश्य तो यही, अपने भाई को मार दे रहा है, 99 भाई को, 100 टोटल भाई थे, 99 भाई को मारकर यहां पे डाल दे रहा है। आगे, हाउएवर दिस इज नॉट कंफर्म्ड बाय अदर सोर्सेस, मतलब ये सोर्स, ये मैथोलॉजिकल स्टोरी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई हम लोग को प्रमाणिक चीज हम लोग को आज तक नहीं मिला है। अशोका फाउट द कलिंगा वॉर इन 261 बीसी, इंपॉर्टेंट है डेट, इसको आप याद रख लीजिएगा। अशोक जो है कलिंग का युद्ध 261 बीसी में करता है, इन द 9th ईयर ऑफ हिज रेन, मतलब अपने शासन के, जैसे मान लीजिए अशोक जो है ना 4 साल बिंदुसार के मरने के बाद गद्दी पे बैठता है, तो अपने शासन के 9वें साल में उसने वो क्या करता है, कलिंग को एनेक्स कर लेता है, उस पर विजय कर लेता है और उसको मगध में मिला लेता है। ठीक है, द कलिंग वॉर इज डिस्क्राइब्ड इन द 13th, द कलिंग वॉर इज डिस्क्राइब्ड इन द 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। अब ये चीज आपको जानना पड़ेगा कि अशोक ने जो 13th इंस्क्रिप्शन है, अशोक का जो 13वां अभिलेख है, उसमें अशोक ने इस चीज की जानकारी दी है। किस चीज की जानकारी दी है कि, एक मिनट, 13वें में कलिंग के युद्ध का, कलिंग के युद्ध का मतलब जो कलिंग का जो वॉर है ना, वॉर ऑफ कलिंग, उसके बारे में इसने लिखा है। अब यहां पे समझिए क्या क्या है, ये उसके शासन का कुछ कुछ ईयर्स मैंने लिखा है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म, बिफोर दैट ही फॉलो सैविज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स अशोक के बारे में, कि बुद्धिस्ट धर्म को अपनाने से पहले अशोक क्या थे, अशोक जो थे वो सैविज्म, ये शिव भक्त थे, है ना, शिव भगवान की उपासना करते थे, आराधना करते थे, है ना, ये लिखा हुआ है। तो ये सैविज्म है पहले, लेकिन बाद में क्या होगा, कलिंग युद्ध के बाद ये बुद्ध धर्म को अपना लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिव्यानंदा उपांगता, है ना, दिव्यावदान नाम है ना, दिव्यावदान जो है, उसके अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त जो है, विद्यावदान जो है आपका, है ना, दिव्यावदान, ये एक पुस्तक है, उसके सोर्सेस के अनुसार जो उपगुप्त नाम का व्यक्ति है, उसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है। ये आपको याद होना चाहिए, अशोका को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया और उसकी दीक्षा दी। इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ अशोकाज रूल, अब अशोक जैसे ही शासन में आया, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, अपने शासन के हर साल में कुछ ना कुछ किया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें उसने की हैं। जैसे 9वें साल में उसने कलिंग पर विजय किया, 10वें साल वो बोध गया, जहां पे महात्मा बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12वें साल में उसने निगाली सागर, एक जगह है निगाली सागर जो है, वहां पे उसने उसकी मतलब कि उसको ट्रैवल किया, वहां तक गया, है ना, वहां तक जर्नी किया। 13वें साल में इंस्क्रिप्शन ऑफ धम्मा, अशोका ने 13वें साल में जो धम्म का शिलालेखों को अंकित किया, मतलब धम्म के मतलब जो आपके होते हैं ना, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे शिलालेख, अभिलेख, ये सब बनाए और उन सबको किया। और इन द 14th ईयर अपॉइंटेड द धम्म महामात्राज। आपको मैंने फ्रेंड्स क्लास में, जब मैं लास्ट क्लास, जब मैं क्लास ले रहा था ऑफलाइन, मैंने आपको बताया था कि धम्म महामात्रा ऐसे ऑफिशियल्स थे जिनकी नियुक्ति की गई थी अशोक के द्वारा, जिनका एक ही काम था, जिनका काम था धम्म के प्रचार प्रसार में जो भी चीजें हो रही है उसको देखभाल करना और उनको सही ढंग से चलाना, उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा एक स्पेशल ऑफिसर था। धम्म महामात्रा वॉज द स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अशोका टू लुक आफ्टर द धम्मा पॉलिसीज एंड देयर एक्सपेंशन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आप समझिए। इन द 20th ईयर विजिटेड लुम्बिनी, अपने शासन के 20वें साल में अशोक जो है लुम्बिनी गया और लुम्बिनी जाकर अपना जो कर है, जो टैक्सेस है, ही रिड्यूस्ड द टैक्सेस टू 1/8, मतलब ये हो गया आपका लगभग, आप समझ लीजिए 12.5 के आसपास हो गया। 12.5% वॉज द टैक्स गिवन टू देम, है ना, गिवन टू अशोका। अशोका सेंट हिज सन,
अशोक का एक बेटा है जिसका नाम है महेंद्र और डॉटर जिसका नाम है संघमित्रा, उसको श्रीलंका भेजा बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बौद्धिस्ट धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने कहां भेजा उसको भेजा कहां पे, श्रीलंका भेजा अपना बेटा महेंद्र को, और अपनी जो बेटी है जिसका नाम है संघमित्रा इसको भेजा कहां पे, आपके श्रीलंका भेजा। अशोका ऑर्गेनाइज्ड थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल, मैंने इसके बारे में बात पिछले लेक्चर्स में की है कि अशोका ने थर्ड जो बौद्धिस्ट काउंसिल है उसको कहां पे करवाया था, उसको करवाया था पाटलिपुत्रा में, ये आपको याद होना चाहिए, पाटलिपुत्रा में ये करवाया है। अशोका रूल्ड फॉर अबाउट 37 ईयर्स, ही डाइड इन 232 BC, आफ्टर अशोका हिज 10 सक्सेसर रूल्ड। अशोक के बाद फ्रेंड्स 10 सक्सेसर जो हैं उन्होंने मगध पर रूल किया, एंड दीज सक्सेसर वेयर कुणाल, है ना, बंधु पलिता, इंद्रपलिता, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, उसके बाद है देवाधर्मन, उसके बाद है आपका शताधनुष और बृहद्रथ। और बृहद्रथ आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है। बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है, और यही बृहद्रथ मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है इसको मारकर कौन, इसको पुष्यमित्र शुंग मार देगा और शुंग वंश का स्थापना करेगा। द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी वॉज बृहद्रथ, द रेन ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज ऑफ 137 ईयर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज और फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, हर्ण्यक शिशुनाग डायनेस्टी, नन डायनेस्टी, जितना भी डायनेस्टी है इनके मतलब जितने दिन तक इन्होंने शासन किया, इनके शासन के हिसाब से आप इनको एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से सजा लें, जिससे पता ये चलेगा आपको कि कौन से वंश का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रचार प्रसार रहा है और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासक रहा है। तो ये 137 वर्षों तक रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही इंफॉर्मेशन को देखेंगे। अगले क्लास में जो हमारा अगला लेक्चर होगा ये हम लोग इसके बाद के पहलुओं को देखेंगे, जैसे वास्तुकला जो है मौर्य का वो देखेंगे, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, मौर्य कला का जो मौर्य काल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मौर्य काल का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ हम लोग अगले पहलू पे बढ़ते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, तावत शुभम मंगलम चा।